रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो इसमें हमने कोरिलेशन जो था वो पढ़ लिया था, और इसका फार्मूला बच्चे ये देखें, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू कोरल ब्रैकेट शुरू और उसमें अरे वन मीन्स के वो तमाम सेल्स जो पहले पैरामीटर के हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है, कॉमा अरे टू, और दो ही अरेज के दरमियान आप कोरिलेशन ढूंढ सकते हैं, आप इससे ज्यादा अरेज नहीं लिख सकते। ये ना हो आपके मैं 3 का इकट्ठा कोरिलेशन ढूंढ लूं, 3 का इकट्ठा कोरिलेशन नहीं ढूंढा जा सकता। और कोरिलेशन इज ऑलवेज अबाउट अ सिंगल वैल्यू, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि ये जस्ट एक वैल्यू देता है और ये सिर्फ इतना बताता है कि जो फर्क है ये पॉजिटिवली कोरिलेट करते हैं कि नेगेटिवली करते हैं, बस ये इतना बताता है। ठीक है, कितना करते हैं ये सवाल का जवाब ये कोरिलेशन कभी भी नहीं देता। तो अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाइट बोर्ड निकालता हूँ आपके लिए। कोरिलेशन में हमने ये बात पढ़ी कि कोरिलेशन क्या है कि जी अगर कोई भी दो पैरामीटर आप लेते हैं, पैरामीटर ए लेते हैं, पैरामीटर बी लेते हैं, इनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं आपके पास जो कि आपने प्लॉट करना चाहते हैं एक ग्राफ के ऊपर, और आप देखना ये चाहते हैं कि ये कोरिलेट करते हैं कि नहीं। फर्ज कीजिए ये इनका एक ग्राफ आ रहा है बी और ए के मुकाबले में, ये इनकी वैल्यूज आ रही है, ठीक है, जब इन दोनों को प्लॉट किया। तो अब जो ये इसमें जो आपको भी बाहर नजर आ रहा है दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें मेरा ख्याल है सब बच्चों सारे बच्चे इससे एग्री करेंगे कि ये पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज अगर आप वैल्यूज को देखें तो वैल्यूज जो है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड से ऊपर को जा रही हैं, ठीक है, और ओवरऑल रफ सा अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर एक स्ट्रेट लाइन लगाई जाए जो कि इसके बीच में से गुजर जाए स्ट्रेट होकर, तो वी कैन से दैट दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन सिर्फ इतनी कहानी बताता है आपको, कोरिलेशन ये नहीं बताता कि ये जो है वो ये जरूर बताता है कि ए के बढ़ने से बी बढ़ेगा, ये सवाल का जवाब तो जरूर दे देता है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देता कि कितना बढ़ेगा। ये कितना का जो वर्ड है ना कि कितना बढ़ेगा, ठीक है ना, कितना बढ़ेगा, तो इसका जवाब वो नहीं देता। अब इसके लिए एक इससे बड़ी चीज आपको आज पढ़ाऊंगा, वो आप यूं कह लें कि कोरिलेशन की बड़ी बहन है, ठीक है, और या बड़ा भाई है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। और रिग्रेशन जो है दैट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ कोरिलेशन, यूं कह लें आप, अगर मैं इसको यूं कहूं। रिग्रेशन कोरिलेशन था, आपको कोरिलेशन के बारे में हमने बताया था कि दैट इज अ सिंगल वैल्यू। कोरल के बारे में हमने पढ़ा था कि दैट इज अ सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू है जस्ट सिर्फ मैथमेटिकल, और उस वैल्यू की रेंज भी हमने पढ़ ली थी कि 1 to -1 या -1 to 1 के दरमियान में फॉल करती है, ठीक है। अब रिग्रेशन इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जो हम आज पढ़ेंगे। और ये इक्वेशन जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको उस चीज के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन देगी कि कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, तमाम जवाबात इस इक्वेशन में छुपे होंगे। इतनी बात मेरी फॉलो कर ली सब बच्चों ने? इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें इसकी। ओके, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अब आगे फर्ज कीजिए कि यही दो पैरामीटर हैं हमारे पास, और पैरामीटर जो है वो यहाँ पे यूं फर्ज कीजिए लाइनों की शक्ल में, ये जस्ट इमेजिन के मैं अब रियल लाइफ एग्जांपल लेकर चलता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ लग जाए। ये नाइट्रोजन के लेवल्स हैं जी, नाइट्रोजन की खाद डाली हुई है, यहाँ पे 50 किलो डाली थी, यहाँ पे 100 किलो डाली है, इसके आगे इसी तरह ये 150 हो जाएगी, इसके आगे ये 200 हो जाएगी, 50-50 की वैल्यूज, और ये है 0 kg खाद है। इधर है ये प्लांट हाइट, ठीक है, प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट में जब हमने 50 kg खाद डाली तो हमने देखा कि नाइट्रोजन की प्लांट, ये इधर मैं यूनिट साइज लिखना भूल गया, फर्ज कीजिए ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, चले 150 कर लेते हैं, 150 सेंटीमीटर है, ये 160 है, ये 170 है, यूट कर लेते हैं ताकि उनसे मिले ना आपस में दोनों वैल्यूज। ये 180 है सेंटीमीटर, ये बढ़ रही है हाइट इस तरफ वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर आपकी नाइट्रोजन है। 50 के ऊपर फर्ज कीजिए आपकी प्लांट हाइट जो है वो तकरीबन 155 के पास आती है। आप कहते हैं ये जी प्लांट हाइट आई थी मेरी 50 kg के ऊपर। 100 kg के ऊपर जब आपने एक्सपेरिमेंट लगाया तो आपकी प्लांट हाइट आई, मैं यहाँ पे वो अब एक्चुअली आप अगर चाहें मेरे पास, क्योंकि मैं ये माउस के साथ टाइप कर रहा हूँ मुझे थोड़ी डिफिकल्टी है लिखने में यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर,
लेकिन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 50, 100 और ये सारी चीजें इधर लिख लें और उसके आगे उसकी प्लांट हाइट लिख लें। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट का डाटा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फर्ज कीजिए 50 के ऊपर 155 सेंटीमीटर हाइट थी, ये ट्रीटमेंट्स है उसकी, ठीक है, और ये उसकी प्लांट हाइट है। अब देखना ये चाहते हैं कि क्या नाइट्रोजन से प्लांट हाइट बढ़ती है या कम होती है, और कितनी बढ़ती है और कितनी कम होती है। कोरिलेशन से तो ये पता लगेगा ना कि बढ़ती है या कम होती है, रिग्रेशन हमें एग्जैक्ट बताएगा कि कितनी बढ़ती है कितनी कम होती है। तो पहले जो 50 पे 155 आया, 60 पे फर्ज कीजिए 160 आ गया, ये सॉरी 100 पर 160 आ गया, तो 100 पर हमने ये 160 के मुकाबले में ला के यहाँ पे लाइन लगा दी। उसके बाद 150 के ऊपर जनाब ये फर्ज कीजिए 165 हो गया, या चले 170 कर देता हूँ आसानी के, 165 इज मच बेटर क्योंकि हमारे पास स्केल काफी बड़ा है। लेट मी शो यू, 170 हो गया और ये फिर आगे 175 हो गया। ओके, ये डाटा हमारे पास। अभी यहाँ पे मैं इसको प्लॉट करता हूँ, 150 में 170 ये इस जगह पे फॉल कर गया, और 200 के ऊपर जाके 175 को तकरीबन इसके सेंटर में करके इस जगह पे फॉल किया। Now, from this graph, you can see clearly that there is a positive correlation. There is a positive correlation between nitrogen dose and plant height. क्यों? आपको ये नजर आ रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड के साथ डाटा चल रहा है, और ये एक थोड़ी सी अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन देखें तो ये बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर इसी ट्रेंड लाइन इसको मैं इसकी एवरेज निकाल कर और इसकी एक ट्रेंड लाइन निकाल कर और ये लगाऊं, मैं कहता हूँ यार ये इनका एवरेज निकलती है, ये इसके बीच में से एक लाइन ऐसे निकाल लूं, ये तमाम लाइनों का एवरेज वैल्यू हो, तो अगर आप देखें ये सारी वैल्यूज इस जगह पर आकर फॉल करती हैं, इस चीज को टच करती है वाई एक्सिस। सारे मुझसे एग्री कर रहे हैं इस बात पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही ट्रेंड चल रहा है 50, 100, 150, 200 में, तो अगर ये खाद ना भी डाली जाए जीरो, तो फिर ये हाइट पौधे की 150 सेंटीमीटर आनी चाहिए बाय रूल, ठीक है। एंड दिस इज आवर बेस वैल्यू। मैं हमेशा बच्चों को ये बेस वैल्यू पढ़ाता होता हूँ यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड बेस वैल्यू, ये है बेस वैल्यू। मतलब ये वो चीज है जो आनी ही आनी है, चाहे आप खाद डालें या ना डालें। इस केस में 150, ऑल्दो आपने एक्सपेरिमेंट 150 नहीं रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये इससे प्रिडिक्ट हो गया कि 150 तक वैल्यू आएगी। एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो ये वैल्यू आपके पास आती है इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस वन इज एक्चुअली कॉल्ड अल्फा। इसको अल्फा कहा जाता है, इसको एक नाम दिया गया है अल्फा। अल्फा एक्चुअली क्या है? बेस रिस्पॉन्स कह लें, बेस वैल्यू कह लें, मैं वैसे रिस्पॉन्स भी कहता हूँ इसको, बेस रिस्पॉन्स है। एक चीज ये रिग्रेशन का जो फार्मूला है वो क्या है? एक्चुअली रिग्रेशन का फार्मूला है, ये मैं लिख रहा हूँ, बड़ा सिंपल फार्मूला है, बाद में समझाता हूँ। y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। एंड द y एक्चुअली हियर इज योर वैल्यू, y is actually the value which you want to predict, and that is this one, plant height, ठीक है ना। ये वो वैल्यू है जो आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि यार कितनी हाइट आएगी किसके ऊपर। ये यूं समझ लें, एक्स एक्सिस पर जो चीज पड़ी हुई है ये एक्स है, और वाई एक्सिस पर जो पड़ी है वाई है, तो ये भी आपको चीजें समझने में आसान हो जाएंगी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का बेसिकली चक्कर है। अच्छा, ये है एक्स, तो वाई और एक्स तो आपको क्लियर हो गया ना यहाँ से, इस इक्वेशन से। अल्फा अभी बता के हटा हूं कि अल्फा क्या चीज है, कि ये वो चीज है अगर एक्स जीरो हो, अगर एक्स जीरो हो, मतलब ये एक्स जो है ये जीरो हो जाए, तो देखिए अगर एक्स जीरो हुआ, यहाँ पे जीरो लगाया, जीरो को बीटा से जरब दे तो जीरो हो गया, सारा फैक्टरी जीरो हो गया, तो अब पीछे क्या बच गया? सिर्फ अल्फा। y इज इक्वल टू अल्फा आएगा जवाब आपके पास। और जब y इज इक्वल टू अल्फा आएगा, इट मींस कि आप बिल्कुल, ये आप कहेंगे कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर जीरो के ऊपर देखें तो अल्फा ही जवाब आ रहा था हमारा। एम आई राइट? एम आई क्लियर? उसके बाद दूसरे नंबर पर जिसमें एक और चीज आ जाती है, दैट वन इज कॉल्ड बीटा। एंड बीटा इज, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर, बीटा इज दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप, इसको स्लोप कह लें आसान लफ्जों में, बस स्लोप है। स्लोप क्या है? कि ये जो कर्व है ये किस तेजी से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। दिस स्लोप इज, ये जो इसकी ये ढलवान है ये किस तरह है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये किस तरह है। दिस स्लोप इज कॉल्ड बीटा, ये बीटा कहलाता है। ये एंगल जो है, जिस एंगल पर ये स्लोप जिस तरीके से बढ़ रही है, इसको बीटा कहेंगे।
मैं बच्चों को यहाँ पर एक बात और बताता होता हूँ कि आप अगर एक मुरब्बा बनाए, एक चौरस मुरब्बा बनाए, आप काफी पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इजीली। उसके इक्वल यूनिट्स रखें, मतलब मुरब्बा आपको पता है उसके दोनों ये जो बाजू होते हैं इनकी लंबाई बराबर होती है चारों की। फर्ज कीजिए ये वाला भी 4 सेंटीमीटर का है इधर वाला, और ये वाला भी 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये सारे 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। और ये एंगल आपको पता है ये 90 के एंगल बनेंगे इसमें, ये सब मुझसे एग्री करते हैं इस बात पर, ये 90 के एंगल बनेंगे। अगर इस लाइन से इस लाइन तक इनको मिलाने की कोशिश की जाए, यहां से यहां तक, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस वन, इसका एंगल क्या बनेगा यहाँ पर? एनीवन कैन टेल मी? कोई बच्चा बताएगा मुझे क्लास में क्या एंगल बनेगा? 90 बेटा 90, 45 का, हाँ जी, 45 का सर। यस 45। ये एंगल 45 का बनेगा बिकॉज यू आर डिवाइडिंग दिस एंगल इन टू। 45 इधर हो जाएगा, 45 इधर हो जाएगा, टोटल 90 था तो ये ऑटोमेटिकली 45 हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर तो ये एंगल स्लोप का 45 का बन रहा हो किसी भी जगह पर, तो रेट ऑफ चेंज विल बी इक्वल। मतलब अगर आप इसको ऐसे क्रॉस करें ना इस तरह, यहाँ से यहाँ तक, ये अगर 0.5 इधर से इसको टच कर रहा है तो 0.5 इसको टच कर रहा होगा। अगर ये यहाँ पे टच करें तो ये 0.5 ये 1 तक पहुंचा तो ये भी 1 तक होगा। अगर इसको यहाँ पे टच करें ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। मतलब जितना इंक्रीज यहाँ पे किया जाएगा उतना ही इंक्रीज यहाँ पर भी होगा एट 45 एंगल। अगर ये एंगल 45 से बड़ा हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तो फिर ये चीज ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। और अगर ये 45 से कम हो जाए तो फिर नीचे वाली चीज ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अब ये एंगल बड़ा मैटर करता है किसी भी चीज में, किस तेजी से एक यूनिट दूसरे यूनिट से बढ़ रहा है। और ये बीटा एक्चुअली हमें यही चीज बताता है, ये बीटा हमें यही चीज बताता है कि एक यूनिट कितनी तेजी से बढ़ेगा तो दूसरा यूनिट उस लिहाज से बढ़ेगा। और बीटा फर्ज कीजिए यहाँ पर बीटा की वैल्यू आती है पॉइंट, फर्ज कर ले, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 0.9 आ रही है, ठीक है, या 0.8 आ रही है, चले 0.8, दैट इज द बीटा इन अवर केस। इसमें इसका मतलब ये है, अब ये इक्वेशन मैं पूरी लिखने जा रहा हूँ, यहाँ यहीं पर नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, y इज इक्वल टू अल्फा हमारा था 150, ठीक है ना, 150 प्लस बीटा कितना आया 0.8, और x अंदर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। एंड दिस इज अवर इक्वेशन। ऑल्दो ये हाइपोथेटिकली मैंने बनाई है, अभी ये मैंने एक्सेल पे भी फार्मूला नहीं लगाया था, जस्ट एक आपको सिखाने के लिए चीज है। ये चीज, ये इक्वेशन बहुत कुछ बताती है अगर आप इसको गौर से देखें। नंबर 1 इसमें ये चीज पता चलती है कि अगर आप x ना, x पहले है क्या चीज, पहले तो ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, व्हाट इज x? x is actually the nitrogen fertilizer which you are going to apply, and that is in the units। इसके यूनिट्स भी यहाँ पे लिखे होंगे, कोई ना कोई, फर्क करें किलोग्राम पर हेक्टेयर है, ये किलोग्राम्स में है, तो आप कहते हैं कि x जो है ये किलोग्राम्स में है, और y जो है दैट इज इन सेंटीमीटर्स, y इज इन सेंटीमीटर्स, ओके। अब यहाँ पर अगर तो आप कहते हैं सर, अगर मैं ये, हमने ये सिर्फ इतना डाटा लिया था, हमने 50, 100, 150 तो 200 का डाटा लिया था। ये एक बार आपके पास इक्वेशन आ जाए आपके हाथ में, तो आप इसके बीच का कोई भी डाटा गैस कर सकते हैं। मतलब ये कि आप कहते हैं सर मैंने तो 50 और 100 देखा, मैं कहता हूँ यार 75 पे क्या जवाब आएगा, फर्ज कीजिए 75 के ऊपर क्या आंसर आएगा अगर प्लांट हाइट का, तो आप कहते हैं सर कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे 75 लगाता हूँ अंदर इक्वेशन के और मैं देखता हूँ क्या जवाब आता है। आप सिंपली यहाँ पे 75 पुट करें इस इक्वेशन के अंदर एंड इट विल गिव यू एग्जैक्ट आंसर व्हाट विल हैपन विद दिस डाटा। इस डाटा के अंदर क्या चीज चेंज आएगी, और जो भी जवाब आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 0 करूंगा तो वो मैं पहले बता चुका हूँ, वो वैल्यू देगा बेस रिस्पांस की, वो आपको अंडरस्टूड है। आप इस इक्वेशन से क्या चीजें समझ लग रही है? नंबर 1 ये समझ लग रही है कि पॉजिटिव का साइन सेंटर में नजर आ रहा है आपको सब बच्चों को? ये पॉजिटिव का साइन ये बता रहा है कि y जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है, वो आपको यहाँ से नजर आ रहा था पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, राइट। एंड दिस x इज योर x एट द बॉटम, ये आप कोई भी एक्सिस में से चूज कर सकते हैं जो आपने डाटा लिया, और y आपको वो खुद ब खुद इक्वेशन देगी। अच्छा, ये इक्वेशन को जब भी पेपर में आ जाए, पहली बात तो आपको ये इक्वेशन की समझ होनी चाहिए, इसके डिफरेंट पार्ट्स का पता होना चाहिए। मैंने अभी एक्सप्लेन किया 1 बाय 1, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, वाई क्या है, एक्स क्या है,
नंबर 2, आपको ये पता हो कि ये इक्वेशन होती क्या है, यानी इसको निकालना कैसे है, वो मैं आपको भी कुछ अर्से तक बताऊंगा एक्सेल के ऊपर जाकर। नंबर 3, फर्ज कीजिए ये इक्वेशन पेपर में आ जाती है और अक्सर पेपर में ऐसे सवाल आता है कि y इज इक्वल टू 150 प्लस 0.8x, ये ऐसे। अब इसको इसको एक्सप्लेन करें ये क्या चीज़ है। इसमें जो 150 प्लस 0.8x है, इसमें आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसमें आप तीन चीजें बताएंगे, तीन चीजें। नंबर 1 बेस वैल्यू, नंबर 2 आप ये बताएंगे कि ये नंबर 2 और 3 मिक्स हैं दोनों, ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है और इसके एक यूनिट बढ़ने से x के y के कितने यूनिट्स बढ़ेंगे। अच्छा, ये समझ लगी यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन मैं बोलूंगा, आप उसके छोटे मोटे हिंट्स लिख लें अपने पास जो आप लिखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मैं कहता हूं कि दी डोज ऑफ नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद प्लांट हाइट। ये तो इससे क्लियर नजर आ रहा है। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। नंबर 2, द बेस वैल्यू इज 150, which means that if no fertilizer is applied, if no nitrogen fertilizer is applied to the crop, the plant still have 150 centimeter plant height। ठीक है ना, ये उसकी दूसरी बात होगी। थर्ड वन इज फॉर, अब ये बड़ी अहम बात है जो तीसरी बताने जा रहा हूं, ये जरा गौर से सुन लो और लिख लो। फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन एक्स, हर एक यूनिट एक्स के बढ़ने पर, एक यूनिट एक्स क्या है यहाँ पर, आप कहेंगे फॉर एवरी 1 kg इंक्रीज इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। एक्स यही था ना हमारा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर था, और यूनिट क्या था, किलोग्राम। फॉर एवरी 1 किलोग्राम increase in nitrogen fertilizer, there will be 0.8 times, times मतलब ज्यादा, 0.8 times more plant height। मतलब आप अगर x का एक यूनिट बढ़ाएंगे तो इस एक को 0.8 से ज़रब दे लें, जो आंसर आएगा वो उतनी प्लांट हाइट बढ़ जाएगी, उतनी आपकी हाइट बढ़ जाएगी। 2 करते हैं तो 2 को 0.8 से ज़रब दे लें तो उतनी आपकी पॉइंट हाइट बढ़ेगी। ठीक है, 3 को करते हैं तो 3 को 0.8 से ज़रब दे ले, उतनी आपकी प्लांट हाइट बढ़ जाएगी। अब उसके अंदर 150 भी ऐड करने हैं, डेफिनेटली 150 ऐड करके उसके बाद फाइनल आंसर आएगा। बट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस वन, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज देयर इज 0.8 यूनिट्स इंक्रीज इन y। तो पहले आपने बेस रिस्पांस एक्सप्लेन किया है कि 150 सेंटीमीटर था, अगर आप x ना भी अप्लाई करते हैं या नाइट्रोजन खाद ना भी डालें तब भी इतनी प्लांट हाइट तो आनी है नहीं। और दूसरे नंबर पर आप अब ये बता रहे हैं कि फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीज इन फर्टिलाइजर देयर विल बी 0.8 यूनिट इंक्रीज इन प्लांट हाइट। एम आई क्लियर? अभी तक मैं क्लियर हो गया हूं बच्चों को सबको? अगर कोई सवाल है यहीं पे मुझसे पूछ लें, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू सम स्लाइड्स आफ्टर दैट। जी, कोई स्टूडेंट, किसी किस्म का कोई सवाल, कोई चीज ना समझ लगी हो? वैसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको ये याद रहे, और मैं फिर बाद में ये रिकॉर्डिंग आपके लिए अपलोड कर दूंगा। जी बताइए, एनी क्वेश्चन? सर पूछें। सर ये जो आपने ये जाविये बताए हैं 90 और 95 का, मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होंगे सर, इधर से समझ नहीं लगी। इसको आप छोड़ दें, ये आप, ये जस्ट मैंने एक बेसिक बताई थी, लेकिन अगर आप इसको नहीं ग्रैब कर पा रहे, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप चीजों को सीखेंगे समझ जाएंगे इस बात को। आप जो असल बात आपको बताइए, आपको ये बीटा का रिस्पॉन्स डिस्कस करना आगे है कि व्हाट विल हैपन। बीटा इज एक्चुअली, देखिए ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ यार, अगर मुझे अहमद श्याम 2 रुपए देता है, मैं सिंपली इसको 2 से ज़रब देकर उसको वापस करूंगा। नाउ द बीटा इज 2, मतलब मैं उसको 2 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। अगर वो मुझे 20 देगा तो मैं उसको 2 से ज़रब दूंगा और पैसे दूंगा। और अगर मैं इसी को 1 से ज़रब दूं, मैं कहूँ जितने भी मुझे पैसे देगा उसको 1 से ज़रब दूंगा, बीटा इज द सेम एज होल अमाउंट। बीटा उतनी होगी, बीटा कम नहीं हो रही। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स में चली जाए तो फिर क्या होगा, मैं उसका उतने टाइम्स उसको दूंगा, मतलब 20 को 0.8 से ज़रब दिया, जो भी आंसर आया उतने पैसे में उसको दूंगा। समझ रहे हैं? तो बेसिकली सिर्फ ये है कि ये ज़रब खाएगा एक्स के साथ, या इसको ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा या इसको ये बहुत कम कर देगा, एंड दिस प्लस साइन विल टेल यू कि यील्ड बढ़ेगी कि कम होगी। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि ये इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी, 150 से ऊपर जा रही थी, तो इसलिए ये अल्फा में जमा हो रही है सारी चीजें। अगर ये वैल्यू इस तरह होती, नीचे को ग्राफ जा रहा होता, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव का साइन लगा होता है इस जगह पर, इस सूरत में। समझ रहे हैं? क्योंकि फिर अल्फा में से ये चीजें निकलनी थी सारी की सारी।
अभी अल्फा में ऐड हो रही हैं इस केस के अंदर। तो आई होप ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली जो बच्चे ये सुन रहे हैं। ओके, नाउ आई विल शो यू व्हाट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन को हम अब शुरू करते हैं। रिग्रेशन देखें, रिग्रेशन की डेफिनेशन देखें क्या लिखी है कि regression is an equation, ये एक इक्वेशन है which describes the interaction of the dependent variable to independent variable। ये दो वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का बताती है, अपना इंटरेक्शन बताती है। रिग्रेशन की 4 किस्में हैं वैसे, लेकिन अभी जो हमने पढ़ी है, जो आज हमारा काम था, जो हमने सिंपलेस्ट टाइप पढ़ी है, दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। हम ये आज पढ़ रहे हैं। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन ये क्या है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या है, इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कांस्टेंट। अगर तो ये लाइन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन तब बनेगा अगर ये लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, मोर और लेस। 100% तो कभी भी स्ट्रेट नहीं ना होती रियल लाइफ में, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसे हल्की सी कर्व हो सकती है, थोड़ी सी ऊपर को जा सकती है, इतनी सी की गुंजाइश है। हम कहते हैं दीज आर ऑल सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मोर और लेस तकरीबन स्ट्रेट लाइन ही बनती है अगर आप देखें तो, सीधी लाइन में जा रहा है। लेकिन अगर ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता तो फिर आप कभी भी नहीं कह सकते थे कि सर ये ऊपर को जा रहा है, क्योंकि आपने इन आखिरी वैल्यूज को नहीं देखा जो नीचे को जा रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट का क्या मतलब है कि ये जितनी भी स्ट्रेट ये लाइंस हैं, अगर पहले यूनिट के लिए इतना रेट बढ़ा, दूसरे के लिए भी इतना ही बढ़ेगा, तीसरे के लिए भी इतना ही बढ़ेगा, और बढ़ेगा हमेशा ही, ठीक है ना। तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये कांस्टेंट ना हो, अगर ये कांस्टेंट ना हो, ये वेरिएबल हो, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। पहली बार रेट स्लोप इस तरह था, अगली बार स्लोप ऐसे हो गया, तीसरी बार स्लोप ऐसे हो गया, चौथी बार स्लोप ऐसे हो गया, पांचवी बार ऐसे हो गया। तो ये देखिए इसमें ये कर्व नजर आ रही है, ये वेरी कर रही है, ये हिलजुल रही है, इसका पाथ सीधा नहीं है। तो अगर तो पाथ सीधा है दोनों चीजों का, देन इट विल बी लीनियर रिग्रेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है लीनियर। एंड नाउ एट दिस मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल लीनियर। सिंपल का मतलब है कि सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान, आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, एक्स और वाई वेरिएबल्स के दरमियान हम रिग्रेशन देख रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर में सिंपली दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप स्ट्रेट है तो हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आगे देखते हैं, ये नीचे वाली अभी बातें छोड़ दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर आएंगे। इसी में आगे देखें, ये उसकी एग्जांपल दी है, ये मैं वैसे आपको करवा चुका हूं लेकिन मैं एग्जांपल फिर दे रहा हूं। ये मैंने एक रिग्रेशन निकाल कर दिखाया। इक्वेशन आपने याद करनी है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है y is equal to alpha plus beta x, where x is dependent variable, that is exemplification yield, x is independent variable, exemplification नाइट्रोजन लेवल, ये मैं वहां बता चुका हूं आपको। देखें नीचे नाइट्रोजन लिखी हुई है x एक्सिस के अलोंग, तो ये नाइट्रोजन का है। y जो है ये y एक्सिस के अलोंग लिखी है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल यील्ड थी उसकी पौधे की। ये उसका डाटा है जो कि मैंने एक पेपर से उठाया था, सर्च पेपर से। 0 पर ये थी, 50 पर ये थी, 100 पर ये थी, 150 पर ये यील्ड आई थी। तो जब इनको मैंने ड्रॉ किया, ये नुकते आपको नजर आ रहे हैं, ये 0 पर ये नुकता लगा था, ये उसके बाद आया, ये उसके बाद आया, ये उसके बाद आया, और एक इक्वेशन जब लगाई तो उसकी इक्वेशन एक ये वाली मुझे लाइन दी है, ये सेंटर में लाइन नजर आ रही है। ऑल्दो ये नुकते आपको एग्जैक्टली इसके ऊपर नजर नहीं आ रहे, ये देखें नुकता नीचे है, लाइन इसके ऊपर से गुजर रही है, इसके नीचे से गुजर रही है, इसके भी नीचे से गुजर रही है, इसके ऊपर से गुजर रही है, बट इट डिपिक्ट्स द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द कर्व। ये उसको मोर और लेस डिपिक्ट करती है, ये उसको शो करती है कि इस तरह का पैटर्न था। जब मैंने इसको एक रिग्रेशन इक्वेशन लगाई है तो मुझे जो जवाब आया, दैट इज y is equal to 4374। नाउ दिस इज द बेस रिस्पांस हियर, and 4374 is what is it? It is the yield of the plant। ये yield है, y है ना ये, this is the yield in kilograms, जो हमेशा आएगी चाहे आप खाद डालें या ना डालें। तो 4374 is the base response plus 19.96। अब ये 19.96 क्या बताता है कि 1 किलो खाद डालने से 19.96 गुना यील्ड बढ़ जाएगी। मैं उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए चीजें। इसको इंग्लिश में अगर कहना चाहिए तो हम कहेंगे कि 19.96 टाइम्स द यील्ड विल इंक्रीज फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन x। एक यूनिट x का बढ़ाएंगे 19 गुना यील्ड बढ़ जाएगी। ये कर्व हमें यही बता रही है यहाँ पर, ओके।
एंड दिस इज द ओवरऑल डिपिक्शन। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, आगे मैं दिखाता हूँ आपको उसको निकालना कैसे है। स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली, आई होप आपने ले ली होंगी। ओके नेक्स्ट, सिंपल लीनियर रिग्रेशन फॉर टू वेरिएबल। इसको छोड़ दें अभी, ये अभी मैंने इस क्लास में नहीं पढ़ाना इसलिए इसको रहने दें। मैं अब अगली कहानी बताता हूँ कि इसको निकालना कैसे है। निकालने के लिए आप अपने एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे तमाम बच्चे, ठीक है। मैं आपके सामने एक बल्कि निकाल के आपको दिखाता हूँ। आप एक्सेल की ये फाइल, मैं इधर आपको विजिबल करवा दूँ चीज़ें, और ये काइंडली नोट कर लीजिएगा चीज़ें जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जरा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में भी करेंगे। मेरी कोशिश है बच्चे इसको प्रैक्टिकली भी करके देखें, फिर इसका फायदा है, अदरवाइज सिर्फ देख लेने से काम काफी नहीं होता। ओके, दिस इज अवर सिंपल एक्सेल फाइल, यू कैन सी इट। सॉरी ये ज्यादा बड़ी हो गई थी इधर, हमारे पास इतनी काफी है मेरे लिए। इसमें मैं चीजें कंट्रोल मेरे पास ये मौजूद है, ठीक है। ये मेरी एक्सेल की फाइल है जी, खुली हुई आपको नजर आ रही है। ये 365 एडिशन है, हो सकता है आपके पास 2016 हो या 2003 हो, जो सा मर्जी एडिशन है, टेंशन नहीं लेनी उसमें आपने। इसमें आप डाटा की एक टैब होती है एक्सेल में, डाटा की टैब होती है, ठीक है। डाटा की टैब में देखें, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है इस तरफ जनरल। आप जाएंगे फाइल के ऊपर, बेसिकली आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे अपने अपने एक्सेल के अंदर। फाइल में आपके पास ऐसी एक ऑप्शन खुल जाएगी, इसमें आपने जाना है ऑप्शंस के अंदर, फाइल के ऑप्शंस खोलने हैं। ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। ये मेरा लैपटॉप भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, ऑप्शंस में ये आपके सामने ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। इसमें ऐड इन का एक ऑप्शन है, ये आपको नजर आ रहा है, ऐड इन्स। एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एक्सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन इंस्टॉलेशन आपकी रिक्वायरमेंट, इंस्टॉलेशन की आप इजाजत देंगे तो वो इंस्टॉल होंगी और आपको नजर आएंगी, मौजूद है आपके एक्सेल में ऑलरेडी। ऐड इन को क्लिक करें, ठीक है। और ऐड इन को क्लिक करने पर मेरा लैपटॉप यहाँ पे फिर जवाब दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। ऐड इन को क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल गया, ये वाला। इसमें देखें इनएक्टिव एप्लीकेशन ऐड इन के नाम से दो चीजें पड़ी हैं, एनालिसिस टूल पैक पड़ा है, एनालिसिस टूल पैक VBA पड़ा है। आप इन दोनों को इंस्टॉल कर लें, इसको भी और इसको भी। कैसे करेंगे? एनालिसिस टूल पैक पर रखा और यहाँ पर गो किया, गो का बटन नीचे नजर आ रहा होगा आप सबको, ये गो का बटन है, इसको क्लिक किया। वो पूछ रहा है किस किस को करना है, मैं कहता हूँ एनालिसिस टूल पैक को भी कर दो और VBA को भी कर दो, ठीक है। तो ये दोनों कर दो मेरे लिए, ओके। अब ओके करूंगा एंड दैट्स इट, एक्सेल पे वो चीजें इंस्टॉल होगी। कैसे पता चलेगा एक्सेल पे इंस्टॉल होगी? तो आपके जो डाटा वाला फोल्डर होगा ना, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा टैब बन जाएगा। ये डाटा एनालिसिस का टैब अब आया, पहले नहीं था, ठीक है। डाटा एनालिसिस का टैब अभी आपके सामने विजिबल हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कोई भी डाटा उठा लें, मैं आपके सामने यहाँ पे वैसे ही डाटा लिखता हूँ। फर्ज कीजिए वो हमने लास्ट टाइम जो डाटा लिया था, हम वही डाटा लेते हैं, बोल दो मैंने वो डिलीट कर दिया था, मैं अपनी तरफ से कोई डाटा बना लेता हूँ। फर्ज कीजिए जी बच्चों का डाटा है 80 kg वजन है किसी बच्चे का, एक का 70 kg वजन है, एक का 60 kg वजन है, एक का 50 kg वजन है, एक का 40 kg वजन है। फर्ज कर लें, अंदाजा ही लगा रहा हूँ। 162 सेंटीमीटर इसकी हाइट है या 64 सेंटीमीटर हाइट है, 156 सेंटीमीटर हाइट है, और 189 सेंटीमीटर हाइट है, और 190 सेंटीमीटर हाइट। ये ज्यादा हो गई है मेरे ख्याल में, 180, सॉरी मैंने ये चीज गौर नहीं किया। 60 है तो 144 सेंटीमीटर करें, 50 है तो 134 करें। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं बच्चों की हो, किसी और की हाइट हो सकती है। 122, ओके डन। और मैंने एक गलती और कर ली है, सेंटीमीटर का वर्ड इसमें लगा दिया, जो कि मैंने मूव कर दूं जरा। दिस वन इज लाइक दैट, दिस वन इज लाइक दैट, ठीक है जी। ये डाटा आ गया। मैं चाहता हूं कि इनके दरमियान पहले तो मैं कोरिलेशन आपको निकाल कर दिखाऊं। इज इक्वल टू कोरल ब्रैकेट शुरू, रे 1 ये पकड़ी, ब्रैकेट बंद, रे 2 सॉरी कॉमा, रे 2 ये आई, ब्रैकेट बंद, एंटर, एंड दिस इज 0.998, मतलब 100% मैच कर रहा है डाटा। ओके ठीक है, वो करना ही था क्योंकि मैंने खुद ही से बनाया था डाटा। अब मैं रिग्रेशन आपको निकाल कर दिखाता हूँ। रिग्रेशन के लिए क्या करेंगे, आप किसी भी जगह पे क्लिक कर लें, इस जगह पे सेल पे, ये डाटा एनालिसिस को क्लिक करेंगे। डाटा एनालिसिस आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलेगा, सिंपल सी बात, ये आ गया। इसमें आप रिग्रेशन ढूंढेंगे, रिग्रेशन, वेयर इज रिग्रेशन, रिग्रेशन ये पड़ा, ये रहा, नजर आ रहा है सब बच्चों को। ये रिग्रेशन R से शुरू हो रहा है, अल्फाबेटिकली अरेंज है, आप R ढूंढे, R में रिग्रेशन आपको मिल जाएगा। ओके,
अब इसमें y की रेंज दें, y की रेंज मैं कहता हूँ कि मैं ये मेरी y है, ठीक है, और x की रेंज दें, ये x की रेंज है। अगर तो आपने ऊपर लेबल लगाए हुए हैं और आप लेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो लेबल वाला बटन दबा दें, मैं नहीं कर रहा, मैंने जैसे वैसे रखा है अभी, ठीक है। अब वो कह रहा है कहाँ पर आपको दूं ये इस चीज डाटा को, मैंने कहा न्यू वर्कशीट बना दो एक इसके लिए, ठीक है, ओके ओके करता हूँ, एंड दैट्स इट, रिग्रेशन इज देयर, रिग्रेशन लग चुका है। रिग्रेशन कैसे लग चुका है, ये आपके सामने एक शीट खुली है, ये नजर आ रही है, इसको पढ़ना कैसे है एक्चुअली आप, ये मैं आपको बता दूं। इसमें ये आपको ये वैल्यूज नजर आ रही नीचे, इंटरसेप्ट और एक्स वेरिएबल्स, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा इज इसकी इक्वेशन आप बनी है, y इज इक्वल टू 80.4 प्लस 1.06 इनटू x, दैट इज द इक्वेशन जो कि अभी मैंने आपके सामने बनाई है। और ये इक्वेशन क्या बताती है कि 80 केजी या 80 सेंटीमीटर तो आनी थी, चाहे कोई केजी भी ना होता, और हर केजी बढ़ने पर 1.06 यूनिट्स जो है वो बढ़ रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है पौधे की, समझ रहे? तो ये मतलब रिग्रेशन इस तरीके से लगता है। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, और फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह हम मल्टीपल भी साथ में इसके पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई सवाल है पूछ लें, और यहाँ पे मैं मुजाहिद को कहूँगा कि अटेंडेंस लगा ले बच्चों की, जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले ले काइंडली, ताकि चीज़ें आसान हो सके।